नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस 2023 एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होगा उसके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं कंटिन्यू कर लेंगे आज। इस क्रम में हम जो है 8वां वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। और पेड कोर्सेज अगर हमारे यूपीपीसीएस के लिए आपको ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए होंगे, आप उसमें जा करके उस पर कॉन्टैक्ट करें, पूरी इन्फॉर्मेशन देके और एक नॉमिनल से फीस में आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है, एक जो ऑटोमोबाइल्स हमारे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है इनके द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है जो लोकेशन होती है जीपीएस के माध्यम से व्हीकल्स के ट्रैक करने की। उसका एक सिस्टम है यहाँ पे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है। तो इससे लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को एक नया सिस्टम है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इससे जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों सिस्टम को आपस में किसी इमरजेंसी की जो है घटना में या कह लीजिए कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पे जो है जो नियरेस्ट सपोर्ट सिस्टम होगा वहाँ पे इससे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये सिस्टम से लैस जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ऐसा बनने वाला हमारा राज्य हो गया सबसे फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो यहां से ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और फॉर्मर एम्प्लॉयज जो रहे हैं अब पेंशन होल्डर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की है इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है। तो सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में यहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज जो है वो कराया जा सकता है और इसमें पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से जो है पे की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसमें कैशलेस जो वर्ड है इसको यूज किया गया है। तो ध्यान रखेंगे यूपी में ये स्कीम को शुरू किया गया है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में हुए जुहैर शेर रैंकिंग सीरीज, ये जो आयोजन है कप का नाम कह लीजिए। तो इस टूर्नामेंट में कुश्ती का जो टूर्नामेंट है बेसिकली ये, तो इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हमको ये बताना है, ठीक। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो ये अफ्रीकन कंट्री जो ट्यूनीशिया है इसके शहर ट्यूनिस में, ठीक। और इसमें कुल भारतीय जो ये रेसलर्स हैं इन्होंने जीते हैं 23 मेडल्स, जिसमें कि 6 जो हैं गोल्ड थे, 10 आपका सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, ठीक है। अगला देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, आपको पता ही होगा। तो अभी यहाँ पे ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज हुआ यूएस में, ठीक है। वेन्यू भी याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और जो इसमें थ्रो का वो भी आपसे पूछा जा सकता है ना कि डिस्टेंस कितना था, तो 88.13 मीटर्स, ठीक है। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत है मात्रा में, इग्नोर करेंगे इसको, ठीक है। तो पुरानी आकाशगंगा, इसका नाम है ग्लास Z13, इसकी खोज की है। तो यहाँ पे बिग बैंग थियरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बिग बैंग थियरी से ऑलमोस्ट अराउंड इसका एस्टिमेट किया गया है कि 400 मिलियन ईयर्स के जो है बाद की ये गैलेक्सी है, इसका नाम ये दिया गया ग्लास Z13, ठीक है। तो इसको यहाँ डिस्कवर किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काफी चर्चा में रहा था हाल फिलहाल, क्योंकि जेम्स वेब ने अभी रिसेंटली जो है कई सारे प्लैनेट्स और ये
यूनिवर्स में जितने भी ये गैलेक्सीज वगैरह इनकी तस्वीरें ली हैं, ठीक है। तो अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप अब ये हो गया है कि ये भी चीज़ आपको जानकारी में रखनी है अगर आपसे पूछा जाए। पहले अभी हबल के बारे में हम जानते थे, अब जो है जेम्स वेब हो गया है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया इसको? तो जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, इनका कोलैबोरेशन है कनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इनके कोलैबोरेशन में इस जेम्स वेब को डेवलप किया गया है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 163 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है ये बताना है। तो देखिए, पहले तो ये देखिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है रिलीज कौन करता है। तो ये अभी जो 2022 में आया है, ये 15th एडिशन है। इसको एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, सिडनी, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो 2022 में आउट ऑफ 163 जो है इंडिया की रैंकिंग है 135, है ना। पिछले वर्ष से जो है 2 रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तो अब हम जो है 135वें स्थान पे हैं। टॉप पे जो है कौन सा देश है? तो वो है ये आइसलैंड, ठीक। ये 2008 से लगातार टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड था, फिर डेनमार्क, है ना। तो कुछ ऐसे टॉप की जो पोजीशन है। इंडिया की रैंकिंग 135 है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 61.12 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ महिला भाला फेंक फाइनल में किस स्थान पर रही ये बताना है, ठीक है। तो अभी हमने नीरज चोपड़ा के बारे में देखा था, यहाँ पे अन्नू रानी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका जो बेस्ट थ्रो रहा 61.12 मीटर्स, तो इसके साथ ये जो है 7th रैंक पर रही थी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया गया है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो है ये काफी चर्चा में है, मंकी पॉक्स का जो रोग है। इंडिया में भी केसेस इसके मिलने लगे हैं। एक फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था केरला में हुआ था, अभी रिसेंटली दिल्ली में भी केस देखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने 23 जुलाई 2022 से, ठीक है। डेट याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या हैं, जरा कॉमेंट करके बताइए। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित किए गए थे। तो उसी के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इसमें जीता है, ठीक है। तो बेस्ट फीचर फिल्म इसमें डिक्लेयर हुई थी ये सूरारई पोट्रू, है ना। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। एक तमिल ड्रामा फिल्म है बेसिकली है, तो ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है, ठीक है। तो ओशन करंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वार्म होती हैं, कोल्ड होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, बेनगुएला और पेरू, ठीक है, ये सब हमारी कोल्ड करंट्स हैं। यहाँ पे वार्म में जो है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये हो जाएगा। अगला है, पंचमुली झील किसके निकट है, ठीक है। तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया में, आपको पता ही होगा कि सबसे जो ये इसका हाईएस्ट हमारा जो स्टैचू है वर्ल्ड में, अब यही हो गया है, सरदार पटेल जी का जो स्टैचू है, ठीक है। तो यहाँ के निकट है पंचमुली झील। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि जो है यहाँ पे क्रोकोडाइल्स जो है वो पाए जाते थे, ठीक है। तो टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए यहाँ से लगभग जो है 200 के अराउंड में जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको रिलोकेट किया गया था दूसरी जगहों पे 2 शिफ्ट में, है ना। तो इस वजह से चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे है ये गुजरात में, ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव है ई 2025, तो मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसमें बेसिकली ये है कि जो है WHO ने 25 ऐसे देशों की पहचान की है जहां से वर्ष 2025 तक मलेरिया को इरेडिकेट करने का लक्ष्य है इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 25 कंट्रीज हैं, इस वजह से यहाँ पे इरेडिकेशन 2025 करके ये इनिशिएटिव है, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक दलवाई समिति का संबंध इनमें से किस विषय से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि किसानों की आय जो है डबल करना है, ठीक है। किस वर्ष तक? 2022 तक, है ना। तो अब ये शायद हुआ है या नहीं, ये आप हमको बताइए कमेंट करके। तो इसी किसानों की आय को दुगनी करने के जो है कह लीजिए रिकमेंडेशन के लिए कमेटी गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा अशोक दलवाई की अध्यक्षता में, ठीक। तो ये उससे ही संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बैफिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये अब इन ऑप्शंस में देखेंगे तो आर्कटिक ओशन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। बेसिकली जो कनाडा है, कनाडा की ही टेरिटरी है ये, और सबसे जो है लार्जेस्ट आइलैंड है इन पर्टिकुलर। अगर हम कनाडा की बात करेंगे वहां पे, और अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 5th लार्जेस्ट आइलैंड है इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक।
ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश का एक हिस्सा है? ठीक है, तो मैप में अगर आपने ये आर्कटिक वाला रीजन देखा होगा है ना, नॉर्थ पोल में, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेनमार्क के अंतर्गत इसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है। ठीक है, तो यही इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है प्लीज इसको एक बार एटलस में या मैप में देख लिया करिए। इसमें देखिए कौन सा जो है पेयर सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है ये गलत होगा, बाकी ये 3 तो ठीक हैं। सरसई झील लिखा है आगरा में, ये गलत है। सरसई नावर लेक जो है ये हमारा इटावा में है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है पेयर गलत था। आगरा में देखेंगे तो यहाँ पे कीथम लेक है। ठीक है, अगला देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ऐसे देखेंगे यहाँ पे कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्चर है ना, तो ये बीच में स्थित है। ठीक है, तो तीनों स्टेट से कवर करता है ये। इसमें आंध्र प्रदेश जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक, तो इसका जो एशिया रीजनल का ऑफिस है ना, ये यूपी में है, वाराणसी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलनी कपाट हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आपने इसको देखा होगा, तो जैसे हमारे 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है ना, इन दोनों के मध्य में इसकी लोकेशन होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व की। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है? तो ये खुलता और बंद होता है, यानी कि ओपन एंड क्लोज होता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इसको एक बार इसका इमेज सर्च करके देख सकते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ठीक है, तो आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा होगा 1905 का। तो उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर 1906 में शिमला में जो है लॉर्ड मिंटो से एक जो डेलीगेशन मिला था मुस्लिम्स का, अराउंड 35-40 लोगों का डेलीगेशन लेके आगा खान जो है ये मिले थे। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी बेसिकली उन्होंने अपने ही जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट है ना और सेपरेट कंट्री, इन सब की डिमांड के साथ मीटिंग करी थी, जहाँ पे इनको मिंटो के द्वारा जो है एश्योरेंस दी गई थी कि एज अ कम्युनिटी उनके जो राइट्स हैं इन सबको इंश्योर किया जाएगा। तो इससे ही संबंधित था ये, है ना। इसको शिमला डेपुटेशन के नाम से भी जानते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन से हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेशन वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो वैसे तो ये तीनों ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे कौन कौन से शामिल होते हैं? जो तो ये जैसे गामा वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज है ना, माइक्रोवेव्स होती हैं, फिर जैसे इंफ्रारेड है आपका, और कौन सा बच गया, यूवी है, विजिबल रेज है ना। तो ये सब जो है इसके एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन डी को चुनेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई थी? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली काफी चर्चा में रहा था, जो 3 ये कृषि बिल आए थे, एक्ट्स बने थे, उसको अबॉलिश किया गया इसी सब के संदर्भ में। तो एमएसपी की अगर हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो यहाँ पे 1964 में LK झा कमेटी जो है, लक्ष्मीकांत झा समिति, ऑप्शन डी वाला, इन्होंने रेकमेंड किया था एक जैसे फूड ग्रेन्स के संदर्भ में इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, है ना। और इसके साथ साथ जो है मतलब यही एग्रीकल्चर जो प्राइसेस कमीशन है ये अनाउंस करेगा एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस, है ना, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए। ठीक, तो अभी देखेंगे वर्तमान में जो सीएसीपी है वो एमएसपी को सिर्फ अनाउंस करता है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट वाला हिसाब था, प्रोक्योरमेंट प्राइस वाला, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, अब सिर्फ एमएसपी बच गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट था। 1964 में एक जो है इनका रिकमेंडेशन आया था। ठीक, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे। तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक, तो देखिए 3 बार इमरजेंसी का इम्पोजिशन हुआ है। फर्स्ट टाइम 1962 में, जो कि 68 तक चला, जो इंडिया चाइना वॉर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक्सटर्नल एग्रेशन वाले ग्राउंड के तहत इस इमरजेंसी को इम्पोज किया गया।
ठीक। 71 में जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे इम्पोजिशन हुआ। फिर जो है 1975 में काफ़ी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में ये इम्पोजिशन हुआ, जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत इस इमरजेंसी को जो इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1966 जो है ये हमारा ऑड हो जाएगा। निम्न में से किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बिलीफ है किसका, बुद्धिज्म का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन और बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, 23 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके का ये जॉइंट एक्सरसाइज है, दोनों इंडियन और जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो हैं ये कंडक्ट किया गया है अंडमान सी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, ठीक। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल जो है ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ष 2019 में। अभी रिसेंटली जो है इसका आयोजन 29 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। यहाँ पे बेसिकली थाईलैंड में जो ये कैपिटल है बैंकॉक, तो नॉर्थ ईस्टर्न का जो रीजन है भारत का, यहाँ से जो है थाईलैंड का जो बेसिकली एथनिक कल्चर है, तो थोड़ा बहुत जो है कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं। तो इन सब शेयर्ड हिस्ट्री को जो है प्रमोट करने के लिए और बिजनेस और ट्रेड इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये एम्बेसीज जो हैं इनके द्वारा इसका जो आयोजन किया जा रहा है। अगला है 52वां BGB BSF डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन निम्न में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, ठीक। तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश जो है ये शामिल हैं। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बांग्लादेश का ये जो फोर्स है इसको बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। तो इनके डायरेक्टर जनरल लेवल पे जो है 52nd जो है बॉर्डर कॉन्फ्रेंस ये हुई है। वही बॉर्डर पे जो मैनेजमेंट है और इन सब स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए इन सब के संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की जाती है। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग कहां पर आयोजित की जाएगी। तो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली में जो ताल कटोरा स्टेडियम है यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। ये 29 जुलाई से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है वुमेन्स से संबंधित ये इंडिया में फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग जो है ये की जा रही है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फेंसिंग जो है ये कौन सा गेम होता है, जरा डिस्क्राइब करके बताएंगे क्या कोई। हाल ही में खबरों में रहा बंथिया आयोग किससे संबंधित है। तो रिसेंटली बंथिया कमीशन इस वजह से चर्चा में रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बंथिया आयोग की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट किया और महाराष्ट्र में जो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं उसमें ओबीसी जो कम्युनिटी है उसके लिए वहाँ पे 27% का जो है सीट्स में रिजर्वेशन जो है उसको अलाउ किया है। तो इस वजह से चर्चा में रहा था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस पर। हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो जो है पैसेंजर इनेबल्ड एक ड्रोन है जिसको विकसित किया गया है, नाम है इसका वरुण। एक डिफेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है सागर डिफेंस करके है, ठीक है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया है और अभी इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, 15 अगस्त से 27 अगस्त 2028 के मध्य ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली 2020 वाला 2021 में ओलंपिक हुआ टोक्यो में, ठीक। फिर अब होगा 2024 में, अब वो होगा पेरिस में, है ना। और ये 2028 का जो गेम्स होना है ये लॉस एंजलिस यूएस में होगा, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन को चुन लेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व टेनिस खिलाड़ी लेटन हेविट जो हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो हर गेम में आपने देखा होगा कि हॉल ऑफ फेम की एक जो है उपाधि से सम्मिलित किया जाता है लोगों को जो प्लेयर्स होते हैं पूर्व के, ठीक है। तो ये जो लेटन हेविट हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों यानी कि जो कोल डिपॉजिट्स हैं उनका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम जो पढ़ते हैं तो कोल डिपॉजिट का सबसे जो मेजर सोर्स है कौन सा है, गोंडवाना सिस्टम है, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो होता है हमारा, ठीक है, रेगुर सॉइल इसको कई बार कहा जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी कई बार कहा जाता है, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल होती है और ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो इस वजह से इसमें जो है इरिगेशन जो है की कम आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य इनमें से क्या था। तो बटलर कमीशन जो है ये हार्डकोर्ट बटलर जो थे उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी अपॉइंट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस समय। तो इसका मेन ये उद्देश्य यही था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडियन उनके बीच में और जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके बीच के जो संबंध हैं उनको देखना और उसमें क्या जो है बेहतर किया जा सकता है उनको उसके संबंध में रिकमेंडेशन देना। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होती है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो कार्बन के अदर फॉर्म्स जैसे कि डायमंड, फुलरीन वगैरह हैं, है ना, तो उन सब के तुलना में जो आप देखेंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन के संदर्भ में ज़्यादा स्थायी रूप से ये ग्रेफाइट होता है। हालांकि डिटेल में थोड़ा ये होता है, इतना इन्फॉर्मेशन जानने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही जानिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो प्रियम्बल अगर आपको याद हो तो देखिए 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि हमारे वर्ड कौन से ऐड किए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, इधर जो शुरू का पैरा है। उसके अलावा जो यूनिटी वर्ड जहाँ पे आता है उसके बाद में एक वर्ड ऐड किया गया है ये एंड इंटेग्रिटी, है ना। तो ये सब वर्ड हमारे मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, अब जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इनको ऐड किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए सोशलिस्ट वर्ड जो है ये हमारा इसका करेक्ट उत्तर है। जैसा शुरू का पैरा जहाँ से स्टार्ट होता है प्रियम्बल की वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। फिर नीचे के पैरा में जैसे आएंगे तो इक्वेलिटी वाला जहाँ पे आता है ना कि ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर आपका यूनिटी वाला पैरा आ जाता है जहाँ पे फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, है ना। तो ये प्रियम्बल वैसे आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। अगला है कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे गोदावरी और पालकोंडा रेंज के मध्य अगर आप देखेंगे ये जो कुडप्पा रेंज की जो है सीमा है तो इसमें कोयला आपको जो है ये नहीं मिलेगा। कोयला के संबंध में हमने ऊपर अभी देखा था जो है आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम के बारे में, ठीक। निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ है इससे इनको एग्जम्प्ट किया गया है भारत में प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वो बताइएगा। जैसे मेनली ये समझिए कि जैसे क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं तो इन दोनों पोस्ट पे जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में लॉज नहीं किए जा सकते, हालांकि जो सिविल मामले हैं, है ना, वैसे मामले दर्ज किया जा सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए और सी यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका जरा किस आर्टिकल में है ये सब कॉमेंट करके बताइए जरा। निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है आर्टिकल 79 के जो है हिसाब से हम समझते हैं तो आर्टिकल 52 यानी कि प्रेसिडेंट और ये आर्टिकल 80 और 81 है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन 3 अंगों से मिल करके हमारी संसद जो है इसका निर्माण होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति चूंकि जो है यहाँ पे संसद में भाग नहीं लेते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स में, पर वो संसद के अभिन्न अंग हैं, ठीक है। कोई भी जैसे बिल होता है हमारा तो इन दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद ही वो कोई एक्ट बनता है, ठीक, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सी वाला। इनमें से वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है और जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं यानी कि तरल होते हैं।
तो यहाँ पे मरकरी और ब्रोमीन है ना, ये दोनों ही हमारे करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए 7th जो ये हम पढ़ते हैं ना लिस्ट, हाँ यहाँ देख लीजिए 7th शेड्यूल में जैसे हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है पब्लिक हेल्थ है ना, ये हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ऑप्शन डी जो है इसको चुनेंगे, ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। हालांकि जो है अभी जो रिसेंट हमारा फाइनेंस कमीशन था 15th फाइनेंस कमीशन, तो इसके जो चेयरमैन थे NK सिंह है ना, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो है ये आपका जो हेल्थ और सैनिटेशन वाला सब्जेक्ट है दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट है ना, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में जो पब्लिक हेल्थ हमारा है दिस इज इन स्टेट लिस्ट। अगला है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका बिलासपुर का रीजन है यहाँ पे स्थित है कोल बांध सतलज रिवर पे। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो शरीर में भोजन का पाचन जो है और दूध का दही बनना और रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जो जंग लग जाती है, ये तीनों घटनाएं हमारा केमिकल चेंजेस हैं। अब जल का वाष्प में परिवर्तन इवेपोरेशन की घटना बेसिकली होती है, जो कि एक कह लीजिए लिक्विड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है मामला, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, इसको चुनेंगे हम। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सेम होगा। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के संबंध में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गिवन टेम्परेचर में ये हमारा काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, सी ऑप्शन को चुनेंगे। और यहाँ तक हमने अपना पूरा वीडियो जो है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।